आज यूनिट नंबर पर पार्ट नंबर फर्स्ट विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है और किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हमने इसके पहले पढ़ा कि किसी भी चालक में विद्युत धारा यदि प्रवाहित होती है या कोई भी आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई भी चालक में आवेश को प्रवाहित किया जाए तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र तो तैयार करता ही है, उत्पन्न करता ही है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे ऑरस्टेड, उन्होंने ये बताया कि यदि कोई एक चालक है, मान लेते चालक तार, और इस चालक तार में यदि किसी धारा को प्रवाहित की जाए तो इसके चारों में चुंबकीय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। पढ़ चुके पहले यूनिट में, सेकंड यूनिट में। लेकिन वैज्ञानिक ऑरस्टेड जो थे, वैज्ञानिक ऑरस्टेड, इस वैज्ञानिक ने ये बताया कि जब किसी भी चालक में धारा को प्रवाहित की जाए तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ उसके चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार उन्होंने इस घटना का नाम दिया कि विद्युत धारा एक प्रकार से कौन सा प्रभाव दर्शाती है? चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं? क्वेश्चन। तो यदि हम इसकी परिभाषा लिखे, डेफिनेशन लिखे, तो वह परिभाषा हो जाएगी, किसी चालक में क्या प्रवाहित करने पर? धारा प्रवाहित करने पर उसकी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो अपन बना रहे हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। साथ में यह घटना हमें विद्युत के कारण होती है, जबकि चुंबक का कार्य होता है कि चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र शो करता है। लेकिन वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने इस कथन को एक प्रायोगिक तौर पर स्पष्टीकरण करके कहा कि जब कोई चालक में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो यह घटना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ऑरस्टेड की सहायता से परिभाषित हुई। ऑरस्टेड ने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया, जिसे हम ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सन 1820 में एक वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने इसके बारे में एक अध्ययन करके उसका एक प्रयोग बताया, जिससे स्पष्ट पुष्टि की और प्राप्त निष्कर्ष देखे कि उन्होंने ये देखा कि धारा के प्रवाहित होने पर ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उनका जो प्रयोग था, क्वेश्चन बनता है अपना ने कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव संबंधी ऑरस्टेड के प्रयोग का वर्णन कीजिए। मींस विद्युत धारा संबंधी ऑरस्टेड का प्रयोग विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव के लिए। अब इसके लिए उन्होंने जो प्रयोग किया था वह सन 1820 इस समय की बात है कि उस समय उन्होंने कैसे प्रयोग से स्पष्ट या पुष्टि कराई कि वाकई में धारा के प्रयोग करने पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने इसकी पुष्टि कैसे की? उन्होंने जो प्रयोग किए सन 1820 में, अब वो कैसे किए? उन्होंने एक प्राथमिक परिपथ, एक विद्युत तैयार करने वाला एक प्राइमरी परिपथ जो होता है वो तैयार
तैयार करने के बाद हमने क्या किया कि एक चालक तार लिया इस तरह से, मान ले रहे हम कि ये भी या ऐसी एक चालक तार है, इस तरह का एक चालक तार लिया हमने। चालक तार के बाद इस चालक तार को एक बैटरी की सहायता से जोड़ दिया, एक प्लस सिरा ये माइनस सिरा मान लेते हैं और एक कुंजी, इसे हम प्राथमिक परिपथ, इसे हम सेल या बैटरी मान लेते हैं। ये कुंजी है और एक चालक। एक प्राथमिक परिपथ के साथ साथ एक चुंबकीय सुई, जिसे हम इधर देते हैं मैग्नेटिक मीटर, चुंबकीय सुई। यह चुंबकीय सुई में जो तीर का निशान होता है, यह एक प्रकार से उत्तर दिशा को शो करता है और ये वाली दिशा जो होती है दक्षिण दिशा को शो करता है। इसे हम चुंबकीय सुई का या चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय प्रभाव को देख सकते हैं और पृथ्वी के भी चुंबकीय दिशाओं से, पृथ्वी के भी हम दिशा का इससे अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि यह सुई पृथ्वी के चुंबकीय या पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में ही फैलती है। इसमें यह सिरा पृथ्वी के जिस दिशा में होता है वो पृथ्वी का उत्तर दिशा होता है और यह उसका दक्षिण दिशा होता है। तो यह सुई इस तरह से ली तो उन्होंने इसमें तीन चीजें देखी। पहला, तीन निष्कर्ष एक प्रयोग में उनको प्राप्त हुई। अब पहला निष्कर्ष क्या था? बात आ रही है यहाँ पर कि हम ये आश्चर्य की बात भी हमारे सामने भी कि धारा, विद्युत धारा किसी चालक में फ्लो करने से वह अपने चारों ओर चुंबक का प्रभाव कैसे रख रहे हैं। यह हम सुनने के बाद यदि हम माने कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसके लिए हमने आउटसाइड में प्रयोग करके बताया कि ऐसा होता है। देखा उन्होंने करके, तो उन्होंने करने के लिए क्या किया, एक चालक तार लिया, चालक तार को एक बैटरी या से जोड़ दी कुंजी की मदद से प्राथमिक परिपथ, ताकि इसमें धारा प्रवाहित कर सके। धारा प्रवाहित करने के बाद उन्होंने एक चुंबकीय सुई ली और चुंबकीय सुई को प्रारंभ में उन्होंने स्टार्टिंग में यह सुई ऐसे न रखते तार के समांतर, चुंबकीय सुई इस तरह से। अब ऐसा करने पर तीन निष्कर्ष उन्होंने देखे। क्या? प्रथम, जब धारा प्रवाहित थी, धारा प्रवाह करने पहले, फिर दूसरा धारा प्रवाह न करने, फिर तीसरा धारा की दिशा बदलना, धारा की दिशा बदलना। इस कंडीशन में इसे उन्होंने अपने प्रयोग में करके देखा कि पहले तो धारा प्रवाह करने पर मान लेते हैं कि धारा प्रवाह की जा रही है, तो धारा प्रवाह करने पर उन्होंने देखा कि जो सुई तार के समांतर थी चुंबकीय सुई, वह सुई अपनी दिशा बदल जाए, अपनी दिशा बदलती हुई इस तरह से हो जाती है। मीन्स चुंबकीय सुई में क्या होता है? विक्षेप। अब ऐसा तभी होता है जब इस सुई को किसी चुंबक के पास दिया जाए, तब यह सुई चुंबक के प्रभाव से विक्षेपित होती है। तो यह देखा कि वह उस समय होती है इसलिए क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में होती है। चुंबकीय क्षेत्र से दूर जाने पर ऐसा प्रभाव नहीं देखा जाता है, क्योंकि यह प्रभाव इस चालक में धारा प्रवाह होने से दिखाई दे रहा है। बाद में उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर धारा के प्रवाह होने से चुंबकीय सुई में, ये निष्कर्ष है, चुंबकीय सुई में निष्कर्ष या जो विक्षेप में क्या हो रहा है? चुंबकीय सुई में विक्षेप। नेक्स्ट कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि धारा का प्रवाह होता है, तब उस समय से तार के क्या आती है? समांतर। इसका मतलब इस समय सुई में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं हो रहा है, सुई में कोई विक्षेप नहीं है। ये देखा हमने थर्ड। अब थर्ड में देखो कि धारा की दिशा में जो प्लस है
ये दिशा बदल दी जाए, इधर प्लस कर दिया जाए और इधर क्या कर दिया जाए, माइनस। तो धारा की दिशा बदलने पर ये देखा कि चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा बदलती है, अर्थात यहाँ पर चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा बदलती। तो इस प्रकार धारा की दिशा बदल देने पर चुंबकीय सुई की भी दिशा बदलती है। धारा प्रवाह न करे तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं मिल रहा है, और धारा चाहे कैसे भी दिशा बदले चुंबकीय सुई में विक्षेप मिल रहा है। लेकिन धारा के प्रवाह न होने पर चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस निष्कर्ष से ये समझ में आया था कि चालक में धारा के प्रवाह होने से वह अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। अब इसी चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक बायो सावर्ट ने एक नियम दिया कि कोई चालक में धारा प्रवाहित होती है और धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके चालक का चुंबकीय क्षेत्र किसी अल्पांश को लेकर, उस चालकदार के कोई एक अल्पांश को लेकर उसके चारों किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की मान को ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो सावर्ट का नियम लिखिए। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आंसर भी इजी, लेकिन बात आती है कि क्वेश्चन को यहाँ समझना है। आंसर भी हमको जैसे हम, और फिजिक्स जो है ज्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत सरल है। बस हमारा ध्यान है कि हम समझते समय यहाँ पर पूरा का पूरा ध्यान दे, पूरा कॉन्सेंट्रेट करें माइंड को, और दिमाग में ये बिठा दे कि हमको इससे समझना है। समझना नहीं, हम एक विचलित, हम इसे समझना चाहते हैं लेकिन बाद में समझने का दिमाग बिठा लेते हैं और बाद में किसी तरह से डिस्टर्ब होकर या विचलित होकर इसको छोड़ देते हैं और दूसरे काम में। जबकि हमारे पास इस क्वेश्चन को लिखने के बाद समझने की जो है, हम पूरा दिमाग आप बोर्ड पे और इस जो जिस माध्यम से आप यूट्यूब से समझ रहे हो, वीडियो से समझ रहे हो, उसको समझने की कोशिश करें। और जहां पर भी आपको लग रहा है, जहां ऐसा डाउट लग रहा है, कहीं नहीं समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल पूछना है, हमारे नंबर से कांटेक्ट करना है। आपको जैसे क्वेश्चनों में समझने के लिए आपको पूरा का पूरा ध्यान देना है। कहीं पर भी इस वीडियो को या इसे देखते समय आपको अपने माइंड को इधर उधर लेकर नहीं जाना है। बायो सावर्ट ने यह नियम क्यों दिया? क्योंकि आर्स्टेड ने यह बताया था कि कोई भी चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए नियम प्रस्तुत किया। अब यह नियम किस तरह से परिमाण को ज्ञात करने के लिए दिया? यह नियम किसी एक धारावाही चालक में धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान किसी एक अल्पांश को लेकर तो ये उसको पूरे चालक के कारण ज्ञात करने के लिए दिया। अब चालक काफी बड़ा है, मान लेते चालक अनंत लंबाई का है। अब अनंत लंबाई का तो उतने लंबाई तक हम यदि चुंबक क्षेत्र की ज्ञात करेंगे तो हमें काफी दिक्कत जाएगी। तो उसके छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर, छोटे छोटे भाग को लेकर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए बायो सावर्ट ने नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। यदि हम आंसर लिखे तो आंसर लिखने के लिए हम इस तरह लिखें कि वैज्ञानिक बायो सावर्ट ने किसी धारावाही चालक के कारण
किसी अल्पांश को लेकर कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया जिसे बायो-सावर्ट का नियम कहते हैं। ये था बायो-सावर्ट का नियम। अब ये नियम कैसे था? मान ले रहे हैं हम सबको एक धारावाही चालक हमारे पास x y लंबाई का एक धारावाही चालक का मान ये भी मान लेते हैं हम इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही आई एम्पीयर की धारा। अब स्वाभाविक है कि ये धारा चलने पर इसके चारों तरफ से क्षेत्र होगा चुंबकीय क्षेत्र। अभी पूरे चालक के कारण एक साथ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात नहीं की जाती थी, तो बायो-सावर्ट ने कहा कि इसके छोटे छोटे अल्प भाग को लेकर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं और पूरे भाग की तीव्रता को जोड़ देंगे तो टोटल उस चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त की जा सकती है। तो हम मान लेते हैं कि XY चालक तार है जिसमें I की धारा प्रवाहित हो रही है। एक छोटा सा अल्पांश हम ले लेते हैं यहाँ पर ये भी मान लेते हैं कि अल्पांश पूरी लंबाई में से एक ही भाग का लिया जिसकी लंबाई d है। कितनी है? dl मान लेते हैं और इस अल्पांश से मान लेते हैं कि हम r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हम बायो-सावर्ट के अनुसार यदि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहें अल्प भाग के कारण तो इसे हम db लिखेंगे क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को b से दर्शाते हैं। तो अल्प भाग है db ले रहे हम अल्पांश आंशिक भाग लेते हैं इसको बोलते हैं। तो ये मान लेते हैं कि अल्पांश से बिंदु P जो है वह थीटा कोण पर स्थित है। अल्पांश से मिलने वाली रेखा और धारा के बीच जो कोण बन रहा है वो थीटा कोण से बन रहा है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थीटा पर r पर dl पर और I पर तो मेन जरूरी है क्योंकि I चलेगी धारा चलेगी तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी अन्यथा नहीं, क्योंकि आर्स्टेड ने कहा कि धारा के चलने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, धारा के नहीं चलने पर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। अब बायो-सावर्ट के अनुसार यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार निर्भर करती है? नंबर 1 उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस धारा के प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती या अनुपाती एक ही होता है। हमने यदि अनुपाती लिख दिया हो तो भी वही है और समानुपाती भी लिख दिया है तो वही होता है। तो यहाँ पर dv समानुपाती I, फिर दूसरी बात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई के भी समानुपाती होती है। तीसरे अल्पांश को मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच बने हुए कोण की साइन उसके समानुपाती कोण पर निर्भर होता है। चौथे कारक है अल्पांश से बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी जो है r उसके भी समानुपाती हम इस वर्ग के इलेक्ट्रॉनुपाती अर्थात इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली बायो-सावर्ट के अनुसार यदि हम कोई धारावाही चालक का एक अल्पांश लेते हैं उस अल्पांश कारण कोई बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वह इस प्रकार से चार कारकों पर निर्भर करके ज्ञात की जाती है। तो यदि हम उपरोक्त को मिलाते हैं तो टोटल हमारे पास उपरोक्त को मिलाने पर या जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है dv का मान I के समानुपाती, dl के समानुपाती, sin थीटा के समानुपाती और इनटू 1/r² के समानुपाती। यदि हम इसको यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटाएं तो एक नियतांक वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यू आती है मींस I into dl sin थीटा अपॉन r²। समानुपाती नियतांक जो है इसकी जगह हम k ले रहे हैं I into dl sin थीटा अपॉन r², जहां k जो है k एक नियतांक है। नियतांक का मान हर पद्धति में मापन की पद्धति जो होती है उसका अलग अलग होता है। यदि k
ए का मान मापन की पद्धति सीजीएस पद्धति की बात करें तो सीजीएस में के की वैल्यू 1 होती है, तो dv बराबर हो जाएगा I into dr sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इस पद्धति में मापन का मात्रक k का मापन रखने पर इस पद्धति में इसका मात्रक cos लिया जाता है। क्या होता है? cos। ऐसी एक पद्धति होती है यमकेश पद्धति, जो बहुत ही प्रचलित पद्धति है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, इसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति का दर्जा मिला हुआ है। इस पद्धति में k की वैल्यू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, जहां इसका संख्यात्मक मान 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर होता है। यह हमें याद रखना है। फिर उसके बाद इस पद्धति में रखने के बाद जो मिलता है dv बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई I into dr sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इस पद्धति में मात्रा न्यूटन प्रति एम्पीयर गुना मीटर होता है, इसका मात्रा। बात आती है कि इस पद्धति में इसका यदि हम मात्रक की बात करते हैं तो न्यूटन प्रति एम्पीयर गुना मीटर, साथ में और मात्रक होता है टेस्ला भी होता है इसका मात्रक, और साथ में इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तीनों में से कोई भी मात्रक ले सकते हैं। मात्रक भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो विमाएं होती है वो सेम होती है, किसी भी रूप में विमाएं। विमाओं का होता है इनके परिमाणों को व्यक्त करने वाले मान, विमाएं अलग। तो इस तरह से बायो सावर्ट के आधार पर हम कोई भी धारावाही चालक में चलने वाली धारा को क्वेश्चन है बायो सावर्ट करने की तथा इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो वैज्ञानिक बायो सावर्ट ने किसी धारावाही चालक के कारण किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। और यह नियम के अनुसार यदि एक धारावाही चालक है जिसमें I धारा प्रचलित है, तो dl लंबाई का एक अल्पांश को लेकर r बिंदु पर एक बिंदु P दिया जाए जिस पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता इस बायो सावर्ट के अनुसार जो है dv वह I के समानुपाती, उस चालक में लिए गए अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अल्पांश तथा बिंदु की रेखा के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती तथा अल्पांश से बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उपरोक्त को मिलाते हैं तो dv का मान इस तरह से प्राप्त होता है। समानुपाती नियतांक के नियतांक है जिसका मान मापनों की पद्धति पर अलग-अलग निर्भर करता है। सीजीएस पद्धति में के वैल्यू 1 रखने पर हम इतना मिलता है, इसका मात्रक है cos रहेगा। एमकेएस पद्धति में इसका मान इतना होता है, इसलिए इसका मान विपरीत आ जाएगा, जिसके मात्रक इस पद्धति में हम तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन का सूत्र यदि प्राप्त होता है तो उसका मात्रक रखना जरूरी। मात्रक ये दर्शाता है कि क्या है, शो करेगा कि किस चीज को संकेत कर रहा है। यदि हम मान लेते कि किसी चीज का मात्रक, जैसे हम समय है, समय कितना बजा, उसको 2 किलोग्राम नहीं बोल सकते, समय को हम 2 मीटर नहीं बोल सकते, समय को जो दर्शाते हैं 2 के आगे से आप सेकंड, मिनट या घंटा लगाते हो तो ये दर्शाएगा कि यह समय है 2। लेकिन आप 2 के बाद किलोमीटर बोलते तो ये क्या है, दूरी है। तो यही चीजों को शो करता है। यदि आप किसी भी सूत्र को ज्ञात करने के बाद इस तरह से उसका मात्रक नहीं लिखते हैं तो मात्रक न लिखने की वजह से हमारे फिजिक्स में 1 नंबर हमारा कट जाता है। तो एग्जामों की दृष्टि से हम घर में काफी रिलैक्सेशन से हमारी पढ़ाई होती है, नोट स्टेप पढ़ाई होती है, और इस परिस्थिति में हमको सभी को घर में अच्छे से पढ़ाई करना है।